हाँ जी बच्चों, तो पेज नंबर 7 पे आ गए हैं हम अपने बुकलेट के, पेज नंबर 7 पे। तो आप प्लीज अपने बुकलेट का पेज नंबर 7 निकाल लीजिए। पेज नंबर 7 कोस्ट इसमें एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं, क्योंकि जैसे हमने देखा अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। जैसे हमने इसको इस तरीके से विजुलाइज किया कि अगर हमारा ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, अगर ये हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, हमारी वेव इस तरीके से है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव है, इसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो E0 है, इज द मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड वाली भी वेव बनाई इस तरीके से, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड की वेव है। और हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहां पे ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये मेरा B0 होगा, और इसकी जो स्पीड होगी विद विच इट इज प्रोपगेटिंग इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमने इवैल्यूएट कर लिया है, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको यहां तक करा दिया था। आज की क्लास बोले या पार्ट बोले, पिछले पार्ट में हमने करा दिया था, और इस वाले पार्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द expressions of electric field and magnetic field, and then we will move towards the concept of electromagnetic radiation, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी वेवलेंथ, उन सब की बात करेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है ये साइनोसोडल फंक्शंस हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है उसकी वैल्यू है E=E0 sin ωt प्लस माइनस kx। किसी भी साइनोसोडियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्रोपगेट करता है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है, उसका इक्वेशन जो होता है वो यही होता है, E=E0 sin ωt प्लस माइनस kx। This E0 is a maximum value, this omega is the angular frequency, we all know it is 2π/t, and this k is called as a propagation constant। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो समझ लेना, ये क्या कहलाता है, प्रोपगेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 2π/λ। तो बोल सकते हो कि ओमेगा की वैल्यू 2π/t है और k की वैल्यू 2π/λ है। दूसरा, यहां पे जो आप देख रहे हैं जो प्रोपगेशन हो रहा है, इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, लेकिन एक्स एक्सिस में कहां, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे या नेगेटिव एक्स एक्सिस पे? तो ध्यान दीजिएगा, अगर लिखा है E=E0 ओमेगा टी माइनस kx, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि kx पहले हो और ओमेगा टी बाद में हो, बात एक ही होती है, ठीक है ना। और अगर ऐसा लिखा हुआ है E0 साइन ओमेगा टी प्लस kx, अच्छा अगर इसकी जगह kx माइनस ओमेगा टी लिखा होता तो बात एक ही होती, बस हमें साइन का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो kx पहले ओमेगा टी बाद में, ओमेगा टी पहले kx बाद में, बात एक ही है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव साइन, इसका मतलब इट इज वेव इज प्रोपगेटिंग, यहां लिख देता हूं, वेव इज प्रोपगेटिंग इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वेव जो है वो प्रोपगेट करी है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और क्योंकि यहां पे प्लस लगा हुआ है तो यहां लिख देता हूं वेव इज प्रोपगेटिंग इन नेगेटिव एक्स एक्सिस। वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, तो यहां पे वेव जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, दिखा रहा है, नेगेटिव साइन लिखा हुआ है। और अगर यहां पे प्लस साइन लग जाता है तो वेव इज प्रोपगेटिंग इन नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये जो है ये रिप्रेजेंटेशन है, ये जो है ये रिप्रेजेंटेशन है वेव का, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पोर्शन का। सिमिलरली अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन भी क्या बनेगी, B=B0 sin ωt प्लस माइनस kx, वही सेम ही चीज है, कुछ अलग नहीं है। B=B0 sin ωt प्लस माइनस kx। एक चीज जो हम यहां पे कर सकते हैं अलग, वो एक काम करते हैं, हम चाहे E की एक्सप्रेशन उठा ले चाहे B की। जैसे मैं E की एक्सप्रेशन ले लेता हूं, यहां आ गया E=E0, यहां पे साइन, अब ओमेगा की जगह ना वैल्यू डाल दे, ओमेगा की जगह क्या हो गया 2π/t इंटू टी, माइनस ले लेते हैं, वैसे प्लस और माइनस लिखना सही है बिकॉज प्रोपगेशन किसी भी डायरेक्शन में हो तो ये जर्नलाइज्ड वे है बेसिकली ना, ये जर्नलाइज्ड वे है, ये तो हमने स्पेसिफाई कर दिया। ओके, सो ओमेगा की जगह 2π/t डाल दिया और k की जगह 2π/λ हो गया, सही है जी, ये एक्सप्रेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, यहां पे हम लोग 2π/λ जो है कॉमन निकाल लेते हैं, 2π/λ कॉमन निकाला, और आपको शायद याद होगा मैंने आप लोगों को पहले भी क्लासेस में पढ़ाया है
कि जब भी जहां से भी कॉमन निकालना होता है बस आप देख लिया करो, वहां उसे डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना। तो अगर मैं यहाँ पे 2 पाई बाय टी इंटू टी है और यहाँ से 2 पाई बाय लेमडा अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो मतलब उसे डिवाइड कर दूंगा, प्लस माइनस जब यहाँ से 2 पाई बाय लेमडा कॉमन निकालूंगा तो ऑफकोर्स यहाँ बचेगा सिंपली क्या, x। अभी देखो 2 पाई से 2 पाई चला गया, सो दिस इक्वेशन बिकम्स e इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन 2 पाई बाय लेमडा and this becomes lambda upon में t into t plus minus x. Now this is the expression that we achieved here, लेकिन एक चीज़ों को इसको इस तरीके से ऐसे समझेगा। मान लीजिए कि आपके पास एक वेव है, इस वेव की वेवलेंथ कितनी होती है, इस वेव की वेवलेंथ होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ से शुरू हुई और फिर जहाँ पे खत्म हुई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कहलाती है वेवलेंथ। वेवलेंथ और यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम होता है t, भाई ये 0 टाइम होता है, ये t/2 टाइम होता है और ये t टाइम होता है। तो वेवलेंथ अपॉन में टाइम t, वेवलेंथ का मतलब बेसिकली होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन इट्स कंप्लीट वेवलेंथ और इन अ टाइम t। तो वेवलेंथ अपॉन में टाइम t क्या होगा, ऑफ कोर्स वेवलेंथ अपॉन में टाइम t हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ वेव, ये क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ वेव। ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू c होगी अगर ये एयर और वैक्यूम का केस है, और इसकी वैल्यू v हो जाएगी अगर किसी मीडियम की बात चल रही है। भाई हमें मालूम है ना कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो स्पीड 3×8 मीटर से पर सेकेंड से चलती है, जो कि c होता है, और अगर कोई और मीडियम होगा तो उसकी स्पीड हो जाएगी v। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया, v इक्वल्स टू वॉट, लैम्डा अपॉन में t। c नहीं लिखता बिकॉज c हमेशा एयर के लिए, वैक्यूम के लिए लिखा जाता है, तो मैं जनरलाइज्ड वे में अगर मैं लिखूं तो इस लैम्डा अपॉन में t को क्या लिख सकते हैं, इस लैम्डा अपॉन में t को हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। सो मैं अगर इसी को यहां पे लिख दूं, सो दिस विल बिकम व्हाट, ई नॉट साइन ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा इनटू वीटी प्लस माइनस एक्स। आई होप आपको स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। और आपकी बुकलेट में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने वहां पे 2 पाई कॉमन निकाला है, बट मैंने यहाँ पे 2 पाई बाय लैम्डा को भी कॉमन निकाल दिया है। आप फटाफट एक बार इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं फिर। चलिए जी, एक छोटा सा मैं यहाँ पे आप लोगों से एक और पॉइंट देना चाहता हूँ, इस चीज़ को आप एज अ CTM याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको समझना होगा कि वेलोसिटी ऑफ वेव का जो फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ वेव का जो फॉर्मूला है वो है v इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में t, सिंपल फॉर्मूला है। लेकिन हमारे पास वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और होता है। किसी भी वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ वेव कैन ऑल्सो बी रिटन एज v इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन में के, वेयर ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड k इज व्हाट, इज द प्रोपगेशन कांस्टेंट। वैसे मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता नहीं उसको करने की जरूरत है। लेकिन आप लोगों के मन में क्योंकि चल रहा होगा कि नहीं भाई प्रूफ तो कर दो, तो प्रूफ क्या करना है जरा ध्यान से देखो। ये होता है 2 पाई बाय कैपिटल T और k होता है 2 पाई बाय लैम्डा, तो ये लैम्डा अपॉन में t आ जाएगा, दैट बिकम्स v। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला ऑफ कोर्स लैम्डा बाय t होता है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला ओमेगा बाय k भी होता है। दिस इज v when in medium, लेकिन अगर when, यहां स्टार लगा देता हूं कि when wave is in air, अगर वेव एयर में है तो v की जगह आ जाएगा c इक्वल्स टू ओमेगा बाय के। तो बात तो एक ही है, बिकॉज when wave is in air v becomes c, है ना, v becomes c। तो दिस इज द वे हाउ वी राइट द एक्सप्रेशन। और क्योंकि अभी ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, तो लेट्स बिगिन विद पेज नंबर 8, जो कि हमारा एनसीईआरटी का अगला जो पार्ट है। ये जो पार्ट मैं आगे करा रहा हूं ये आपके सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई में नहीं है, लेकिन क्योंकि 11th क्लास में आप लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चंस पहले ही ऑलरेडी कर लिए हैं तो बड़ा इजी है, तो एक बार कर लेते हैं, कभी आगे काम आ सकता है। तो मैं इसको फटाफट हटा रहा हूं, आप वीडियो पॉज करें और नोट कर लें एक बार।
सो पेज नंबर 8 पे जो सवाल आ रहा है वो लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन ईएम वेव इज गिवन एज 2 10 to the power -7 sin 0.5 into 10 to the power 3x plus 1.5 10 to the power 11 t Tesla. When I am writing By, that actually indicates कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ है, along y एक्सिस है. और आप क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे जो x के साथ होता है वो हमेशा k होता है और t के साथ जो होता है वो ओमेगा होता है और बीच में प्लस है, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि वेव इज प्रोपगेटिंग, वेव इज ट्रेवलिंग, आसान शब्द हो जाएगा, वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव. किधर जा रहा है? बिकॉज यहां पे x लिखा है, अलोंग नेगेटिव x एक्सिस, बिकॉज यहां पे बीच में पॉजिटिव साइन है, तो यहां पे x एक्सिस तो लिखा हुआ ही है ऑलरेडी, तो कौन सी एक्सिस हो गई? नेगेटिव x एक्सिस. अच्छा, अगर यहां पे कुछ और लिखा होता तो उसके अकॉर्डिंगली डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पता चल जाती. दिस इज व्हाट आई शुड कॉल्ड एज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. ये क्या है जी? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है. बहुत बढ़िया जी. सो by का जो फॉर्मूला है आप बच्चों देख रहे हो, 2 10 to the power -7, 2 10 to the power -7 साइन ऑफ 0.5 10 to the power 3x प्लस 1.5 10 to the power 11t. अभी मुझे यहां से क्या निकालना है? क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वेश्चन में निकालना है व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव. ओके, सो शुरू करता हूं पहला पार्ट इसका. अभी क्योंकि मुझे मालूम है k जो है यहां पे वो है 0.5 10 to the power 3. अच्छा, अगर आपको याद हो k का फॉर्मूला, तो k का फॉर्मूला क्या होता था? ये होता था 2 पाई बाय लेमडा. सो अगर मैं यहां से लेमडा निकालूंगा तो दैट विल बी 2 पाई डिवाइडेड बाय 0.5 into 10 to the power 3 which is equals to 2 into 3.14 divided by 0.5 into 10 to the power 3. तो इसको अगर मैं सॉल्व कर लेता हूं, द वैल्यू ऑफ लेमडा comes out to be, on solving this comes out to be 1.26 10 to the power -2 meter, यानी कि 1.26 centimeter. This will be the answer for the wavelength. On the similar note, as we have omega here, omega का वैल्यू दे रखा है 1.5 10 to the power 11. I'm not writing units here, but you can understand कि यूनिट क्या होगी. जैसे इसकी यूनिट होती है 2 पाई बाय लेमडा, तो रेडियन पर मीटर. इसकी कितनी होगी? 2 पाई बाय टी, रेडियन पर सेकेंड. तो वो लिखने का तरीका है, ऑल्दो मैंने यूनिट नहीं लिखी है. अगर मैं लिखना भी चाहता हूं तो ये हो जाएगा रेडियन पर मीटर और ये हो जाएगा कितना? रेडियन पर सेकेंड. सो ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया? 2 पाई बाय टी. यहां से आ गया टी कितना आ गया? 2 पाई डिवाइड बाय 1.5 10 to the power 11, 2 into 3.14 डिवाइड बाय 1.5 10 to the power 11. क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, टाइम पीरियड नहीं, सो आई में रेसिप्रोकेट दिस, या फिर मैं काम कर लेता हूं, मैं फॉर्मूला ही बदल देता हूं. मैं 2 पाई बाय टी की जगह इसको 2 पाई इंटू न्यू फ्रीक्वेंसी कर लेता हूं. सो नाउ न्यू इक्वल्स टू ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई. So this becomes 1.5 10 to the power 11 divided by 2 into 3.14. This comes out to be 23.9 10 to the power 9 hertz. So 23.9 10 to the power 9 hertz. अब 10 to the power 9 जो होता है वो गीगा कहलाता है, गीगा. तो 23.9 गीगा हर्ट्ज is my answer. So this is the answer for the first question. ये जो हमारा पहला सवाल है हम लोगों ने ये कर लिया है. सेकेंड में कहता है राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? नाउ वी नो एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी या kx प्लस ओमेगा टी ना. यही बात है. अभी k तुम्हारे पास ऑलरेडी है ना, 1.5 10 to the power 3. ओमेगा तुम्हारे पास है 1.5 10 to the power 11 एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल. बस E नॉट नहीं है ना, हमारे पास क्या नहीं है? E नॉट नहीं है. बट हम लोगों को याद है, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में लास्ट पार्ट में पढ़ा है कि E नॉट बाय B नॉट C होता है. तो E नॉट कितना आ गया? E नॉट आ गया B नॉट इंटू C. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B नॉट? इज द मैक्सिमम वैल्यू. यू कैन क्लियरली सी हियर दिस इज व्हाट इज B नॉट. ध्यान से देखिए, ये जो 2 10 to the power -7 लिखा है, दिस इज व्हाट इज द B नॉट. सो 2 10 to the power -7
into 3 10 to the power 8, this becomes 60 volt per meter. Therefore, the expression will become 60 sine of, बोलो जी, k की वैल्यू 0.5 into 10 to the power 3x plus 1.5 10 to the power 11t, और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। दूसरी चीज एक आप यहां पे लिख सकते हो, एक्चुअली यहां पे रिक्वायरमेंट तो नहीं है लेकिन ये पार्ट लिखा जा सकता है। ओके, तो ये पार्ट लिखा जा सकता है क्योंकि आप देख रहे हैं कि बी वाई है, जिसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस, प्रोपगेशन कहां हो रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी कि सिंपली एक्स एक्सिस, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट मस्ट बी अलोंग जेड एक्सिस। तो ये ऑब्जर्वेशन से लिख सकता हूं, प्रोपगेशन अलोंग माइनस एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस सिंपली बोला गया, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस का मतलब है वाई पे भी माइनस वाई पे भी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस मतलब जेड पे भी माइनस जेड पे भी, बिकॉज ये ऑसिलेट कर रहा होता है, ठीक है ना। सो दिस इज द कंप्लीट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पेज नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिल्ली 2008। प्रीवियस पहले था, अभी सिलेबस से डिलीट हो चुका है, बट क्योंकि ये बड़े इजी क्वेश्चन हैं, अगर एग्जामिनर डाल भी दे तो विद रेफरेंस टू द 11th क्लास हम बोल सकते हैं कि हाँ हमारे सिलेबस में है। वीडियो पॉज करें, पेज नंबर 9 पे जा रहा हूं मैं। सो पेज नंबर 9 शुरू कर रहे हैं। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, पेज नंबर 9, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज 3.1 न्यूटन पर कूलम, कॉस ऑफ 1.8 रेडियन पर मीटर, y प्लस 5.4 10 to the power 6 रेडियन पर सेकेंड t, एंड दिस इज आई कैप। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। नो क्लियरली यहां पे दिखा दे रखा है कि साहब ये जो तो यूनिट है, बिकॉज ये के है पूरा, तो के की यूनिट यही होती है, और ये ओमेगा है, ओमेगा की यूनिट यही होती है। ये भी कह सकते हो बिकॉज जैसे पिछली बार यहां पे एक्स लिखा हुआ था, इस बार यहां पे अभी ये वाई लिखा हुआ है। इसका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है इधर वो y है या माइनस y है, तो मैं सिंपली y एक्सिस लिख देता हूं, है ना, y एक्सिस। अब प्लस है या माइनस है वो यहां देख के पता चल जाएगा, यहां पे प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रोपगेटिंग अलोंग नेगेटिव y एक्सिस, तो ये तो बात क्लियर हो जाती है। दूसरा, क्योंकि यहां पे आई कैप लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, सो यहां समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, एक्स में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग है, तो अगर एक्स में है तो वो माइनस एक्स में भी आएगा, ठीक है जी। सवाल क्या पूछा गया, सवाल पूछा गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो पहला पार्ट तो यही हो गया। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है, इट इज अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। दूसरा सवाल पूछा गया एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल सवाल, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है B इक्वल्स टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, या क्योंकि यहां पे y है तो के वाई, बिकॉज यहां प्लस है तो सिंपली प्लस, और ये आगे ये पीछे एक ही बात है, और करके लिख लेता हूं, और B इज इक्वल्स टू बी नॉट साइन के वाई प्लस ओमेगा टी। Now you have value of k, we have value of k, we have value of omega, yes, क्या चाहिए, b naught चाहिए, simple question, therefore e naught by b naught, since e naught by b naught is c, so what is b naught here, b naught will be e naught by c. What is the value of e naught, 3.1, 3.1 divided by 3 10 to the power 8, simple calculation आप देख रहे हैं चल रही है। ये सॉल्व करके आया 1.03 10 to the power
minus 8 Tesla. Therefore, the expression will become B equals to 1.03 10 to the power minus 8 sin, no not sin because cos का फंक्शन है तो cos रहने देता हूँ, cos 1.8 y यानी कि ky प्लस 5.4 10 to the power 6 t, और क्योंकि प्रोपगेशन हो गया y में, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई x में, तो ये होगा कहाँ, k कैप लिख देता हूं और यूनिट का सम्मान करते हुए टेस्ला लिख देता हूं, यहां वेक्टर लग गया. दिस विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. प्लीज नोट इट डाउन. चलिए जी, तो जैसे हमारी लास्ट क्लासेस में बात हुई है प्रॉपर्टीज़ की, लास्ट जो आपने पार्ट देखा होगा इसका, उसमें हमारी बात हुई है प्रॉपर्टीज़ की कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसका प्रोपगेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रादर, और नहीं एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और नहीं एंड डायरेक्शन प्रोपगेशन, they all are mutually perpendicular to each other. कॉन्सेप्ट एक्चुअली आता है, वहां पे मैं आपको लास्ट क्लास में बोल भी रहा था, पॉइंटिंग वेक्टर का एक कॉन्सेप्ट है, साइड में कहीं पे नोट के फॉर्म में बाद में लिख लीजिएगा. पॉइंटिंग वेक्टर कहता है एस वेक्टर इक्वल्स टू ई क्रॉस बी, एस वेक्टर इक्वल्स टू ई क्रॉस बी. एस वेक्टर इज एक्चुअली अ पॉइंटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स the direction of, it represents the direction of propagation, it represents the direction of propagation of EM wave. तो propagation of EM wave को represent करने के लिए आप इस वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपको कभी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो अलोंग आई कैप, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा हो कभी आपको के कैप में, तो आप लोगों ने ना 11th क्लास में एक रूल सीखा होगा, भाई उसको सिखाता था मैजिक सर्कल के नाम से. अभी तो मैं पता नहीं काला जादू सीखा है कि नहीं सीखा है, बट मैंने ऐसे लिखवाया था, जिन्होंने मेरे लेक्चर्स देखे हैं, पहले पढ़ा है तो उन्होंने देखा होगा, मैंने ऐसे सिखाया था आई जे के. मैंने कहा था अगर आई से जे करोगे तो के आएगा, जैसे आई क्रॉस जे करूंगा तो के आएगा, और अगर मैं जे क्रॉस आई करूंगा यानी उल्टा चलूंगा, बिकॉज मैं ऑर्डर को तोड़ रहा हूं, ऑर्डर ये है आई से जे से के, तो मैं जे से आई जा रहा हूं तो ऑर्डर तोड़ रहा हूं तो माइनस के आंसर आएगा. अब अगर आप इवेंचुअली इसको यहीं पे देखें एग्जांपल के तौर पे, तो अगर ये हमारा आई है और ये के है, ध्यान लगाइएगा, अगर ये आई है और ये के है तो आई क्रॉस के माइनस जे आएगा, यानी कि उस केस में जो प्रोपगेशन है दैट विल बी अलोंग माइनस जे कैप. आपको आई होप मेरी बात समझ में आई होगी. दोबारा बता देता हूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप है, मैग्नेटिक फील्ड के कैप है, तो ये जगह आई क्रॉस के, और आई क्रॉस के होता है ऑर्डर का उल्टा होना, दैट विल बी माइनस ऑफ जे. तो देन दैट केस द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन विल बी माइनस ऑफ वाई एक्सिस. So this is the way how pointing vector helps us to find the direction of, or you can say the propagation of electromagnetic wave. So you need to keep this in mind only. मतलब ऐसा नहीं कि एग्जाम में ये पूछा जाता है पॉइंटिंग वेक्टर का तो स्कूल वाला टीचर जिक्र ही नहीं करेगा और ना ही एग्जामिनर कहीं बात करेगा. मैं आपके दिमाग में बात डाल रहा हूँ, जब हायर लेवल पे जाके बात करेंगे, जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे इंजीनियरिंग में और या हायर एजुकेशन में बीएससी में, तो वहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे इस चीज़ को. तो शुरू करता हूँ मैं. इस वाले नोट को आप कहीं नोट कर लीजिएगा, उसे मैं हटा दूंगा. पेज नंबर 10 पे मैं आ गया हूं. पेज नंबर 10 पे मैं सवाल शुरू कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा. तो ये वाला पार्ट मैं हटा देता हूं एंड लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन. पेज नंबर 10 कहता है सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड. इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड का मतलब आपको याद होगा, मैंने पहले भी शब्द का इस्तेमाल किया है. एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू. जहां भी शब्द दिखाई देना एम्पलीट्यूड, वहां उसका मतलब समझ लेना मैक्सिमम वैल्यू. इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दे रखी है वो दे रखी है 120 न्यूटन पर कूलम, वाजिब सी बात है. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम भी होती है और वोल्ट पर मीटर भी होती है, तो दोनों यूनिट सही हैं.
फ्रीक्वेंसी यहां पे हमें दे रखी है, एक फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है यहां पे 50 मेगाहर्ट्ज। आप लोगों को मालूम है मेगा 10⁻6 की होती है, तो ये हमारा इतना आ गया। सवाल हमसे पूछा गया पहला पूछा गया बी नॉट बता। सिंपल सवाल है, ई नॉट बाय बी नॉट सी होता है, तो बी नॉट ई नॉट बाय सी हो जाएगा। 120 डिवाइडेड बाय 3 10⁸8 विल बिकम 4 × 10⁻7 टेस्ला। दूसरा पूछा है ओमेगा बता। अच्छा, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू न्यू, बिकॉज 2 पाई बाय टी, हाँ 2 पाई बाय टी भी सही है, हाँ, और 2 पाई इंटू न्यू भी सही है। सो फॉर दैट दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम 2 पाई इंटू न्यू की वैल्यू 50 10⁻6। Substituting all the values here, we get 3.14 10⁸8 रेडियन पर सेकेंड। सो ये हमारे ओमेगा की वैल्यू है। तीसरा क्या पूछा है, के पूछा है, तो हमें मालूम है के, वैसे के होता है 2 पाई बाय लैम्डा, बट वी कांट सॉल्व हेयर विद दिस फॉर्मूला। हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि क्योंकि यहां पे कुछ नहीं दे रखा कि किस प्रकार का मीडियम है, बाहर एयर ही है, वैक्यूम ही है या क्या है, तो वी आर एज्यूमिंग कि यहां पे जो बाहर है वो एयर है, बिकॉज जनरलाइजेशन है। तो आई एम नॉट यूजिंग दिस फॉर्मूला, आई एम यूजिंग सिंस, आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था, C इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, आपको याद होगा C इक्वल टू ओमेगा बाय के या V इक्वल टू ओमेगा बाय के। सो K विल बी इक्वल टू व्हाट, ओमेगा बाय C। ये इज हेयर C रिप्रेजेंट व्हाट, द स्पीड ऑफ EM वेव इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ EM वेव इन वैक्यूम। आई एम एज्यूमिंग कि जो वेव है वो वैक्यूम में चल रही है। ओमेगा का वैल्यू 3.14 10 की पावर 8 डिवाइड बाय C की वैल्यू 3 10⁸8। सो वैल्यू निकल कर आती है कुछ 6 नहीं, ये निकल कर आता है 1.05 पर मीटर, और रेडियन पर मीटर ना, 1.05 रेडियन पर मीटर। तो ये हमारे के की वैल्यू, के की वैल्यू आ गई है। इसके अलावा लैम्डा भी पूछा हुआ है यहाँ पे। नाउ वंस वी हैव अ वैल्यू ऑफ के, तो हम निकाल सकते हैं, हमें मालूम है, या फिर याद कर भाई, लैम्डा का फॉर्मूला C बाय न्यू भी तो हो सकता है ना, तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, और अगर ये फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बात एक ही है। अब C की वैल्यू 3 10⁸8 होती है, और न्यू की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है वहां पे कितनी, 50 10⁻6। आई होप इट इज विजिबल, हाँ दिख रहा है, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, आएगा ये 6 मीटर। तो हमारे पास 4 आंसर आ गए हैं, और मुझे लगता है चारों के चारों आपको समझ में आए हैं। मैं हाईलाइट कर देता हूं। पहला आंसर है बी नॉट का ये, दूसरा आंसर है ओमेगा का ये, तीसरा आंसर है हमारा के का ये, और चौथा आंसर है लैम्डा का वैल्यू 6। तो ये 4 आंसर गए। पहले पार्ट में 4 चीजें पूछी गई थी, उसके बाद एक्सप्रेशन पूछी गई है। बात करते हैं फटाफट, इसको पहले नोट कीजिए। चलिए जी, तो पहला जो पार्ट है हमारा ए पार्ट, वो कंप्लीट हो गया है। सेकेंड पार्ट हमें वो करना है। सेकेंड पार्ट में हमसे सवाल किया गया है कि एक्सप्रेशंस बताएं। यार देखो, हमें मालूम है एक्सप्रेशन जो है वो E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी एंड इस तरीके से पूछा जाता है, लेकिन उसके लिए ना हमें एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी, बिकॉज हमें कहीं पे भी सवाल में ये मेंशन नहीं किया हुआ कि हमारा जो प्रोपगेशन है, जो वेव है, वो किधर जा रही है, वो कहां जा रही है। तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, मैं लिख रहा हूं इफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज अलोंग, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस में है, और अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो वो और इजी हो जाएगा। और अगर मैं पॉजिटिव एक्सिस मानूंगा तो फिर नीचे बीच में माइनस साइन आएगा। जरा ध्यान लगाओ इधर, E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस केस लिखा, जरा ध्यान लगा। अगर यहां पे माइनस लिखा है तो प्रोपगेशन हो रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और अगर यहां पे तूने माइनस लिख दिया तो ये कितना हो जाएगा, प्लस के एक्स। तो कहीं पे भी लिख ले तू, मेरा मानना है कि शायद प्रोपगेशन अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले रहा हूं तो ऑफकोर्स यहां पे माइनस साइन लगा लेता हूं, पहली बात। दूसरा, इफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन मैं लिख देता हूं, देन इलेक्ट्रिक फील्ड is along, let's suppose along y axis
देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग z एक्सिस। तो ये सब हम लोग कैसे इवैल्यूएट कर रहे हैं, एक इवैल्यूएट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर। लेट मी सी वंस की सब ठीक है कि नहीं है। एस वेक्टर इक्वल्स टू ई क्रॉस बी होता है ना, ई क्रॉस बी होता है। तो अगर ये J है और अगर ये K है तो J क्रॉस K I होता है, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी कि प्लस I Y एंड दिस इज Z। तो दिस इज करेक्ट। सो ये जो अजम्पशन है हमें पहले लेनी पड़ेगी, इसके बिना तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो मैंने ले लिया है कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग y एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग z एक्सिस एंड दिस विल बी द इक्वेशन। एंड सिमिलरली B विल बी इक्वल टू B नॉट, ये थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं, देयरफॉर B इज इक्वल्स टू B नॉट साइन ओमेगा t माइनस kx। बिकॉज ये अलोंग y एक्सिस है तो यहां j कैप लगा देता हूं और वोल्ट पर मीटर्स की यूनिट भी लिख देता हूं, क्योंकि ये z एक्सिस है तो यहाँ k कैप लिख देता हूं और उसकी यूनिट टेस्ला भी यहाँ लिख देता हूं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो E नॉट हमारे पास है 120 साइन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, यू कैन क्लियरली सी हियर इज 3.14। तो 3.14 10 to the power 6 10 to the power 8t माइनस k का वैल्यू बता, k का वैल्यू है 1.05 x j cap वोल्ट पर मीटर। दिस विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमारे पास ये एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं बोर्ड पे, ये आ गई है। सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन निकालूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B नॉट सबसे पहले, B नॉट है 4 10 to the power 7 साइन ऑफ, बाकी तो सब एज इट इज कॉपी कर लोगे, k कैप टेस्ला। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ और दिस विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दीज आर द आंसर्स। ये आंसर हो गया ओके, बिकॉज यहाँ पे k कैप लगाया तो इधर वेक्टर लगा देता हूँ, इधर j कैप लगाया तो इधर भी वेक्टर लगा देता हूँ। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड विद दिस क्वेश्चंस। आगे शुरू करते हैं, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। पेज नंबर 11 पे हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है। ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, बहुत कभी इसके बारे में पूछा नहीं गया। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट को 2005 में एक बार एग्जामिनर ने एक्सप्लेनेशन के लिए दे दिया था, वो मैंने लिख दिया है। अगर आप वहां डायग्राम में देखेंगे तो आप देखेंगे वहां पे दो स्फेयर्स हैं, S1 और S2, यहाँ पे दो स्फेयर्स हैं। उन दो स्फेयर्स के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है, हाई पोटेंशियल हो जाता है स्फेयर्स का, आसपास के एयर को आयनाइज कर देता है। एयर आयनाइज होती है तो उसका जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट करता है, मॉलिक्यूल, एयर का पार्टिकल या मॉलिक्यूल। जब पार्टिकल ऑसिलेट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट दैट एस्टैब्लिशेस कि सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वेव की दैट इज इक्वल्स टू न्यू इक्वल्स टू 1/2π√LC। और जो L और C है आप देखेंगे वहां पे इंडक्शन कॉइल लगा रखी है। इंडक्शन कॉइल का मतलब जहां पे इंडक्टर होता है और P1 और P2 दो प्लेट्स हैं जो कि कैपेसिटर्स बनाएंगे, उनकी कैपेसिटेंस। तो सिर्फ ओवरव्यू है, सिर्फ जान लो कि हाँ ऐसा कुछ नाम होता है और पढ़ लेना है इसको। पेज नंबर 12 से शुरू कर रहे हैं। टॉपिक शुरू होता है, नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेसिकली डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अरेंजमेंट है। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। दिस इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके अलावा इनमें कॉस्मिक रेज भी आती हैं, उनकी बात हम लोग कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहीं तक बातें बहुत हैं। सो गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल। विजिबल को आप बहुत अच्छे से जानते हो। विजिबल में आपको मालूम है विबग्योर होता है। विबग्योर यानी कि वॉलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सो दोबारा पढ़ लेता हूं, यह है गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो। और कहीं ना कहीं आप लोगों ने किसी ना किसी वेव का नाम अपनी डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं सुना होगा। जैसे गामा रे इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सेल्स,
कीमोथेरेपी का शायद आपने नाम सुना, वहाँ इस्तेमाल होता है। एक्सरे कभी सुनाओ, फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट जाती है तो एक्सरे इस्तेमाल होती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज आपने देखा होगा, डेंटिस्ट के पास जाते हैं या कभी भी किसी सर्जरी के लिए जाते हैं तो अपने जो डिवाइसेज है उनको स्टेरलाइज करते हैं, तो एक ब्लू बॉक्स होता है विच इज कॉल्ड एज अ स्टेरलाइजिंग बॉक्स, यूवी वहाँ इस्तेमाल होती है। विजिबल, हम आपको देख पा रहे हो, आप मुझे देख पा रहे हो, लेक्चर्स देख पा रहे हो विजिबल लाइट की वजह से। इंफ्रारेड रेज जो आपके रिमोट कंट्रोल्स होते हैं, आपको याद होगा, उन मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था, उनके ऊपर एक इंफ्रारेड एलईडी लगी होती है व्हाइट कलर की, दैट इज इंफ्रारेड रेज। माइक्रोवेव्स, तुम्हें लगेगा साहब भाई बोलेगा ओवन वाली बात, बिल्कुल सही है, माइक्रोवेव्स ओवंस में इस्तेमाल होते हैं। इनके अलावा शायद आपको याद होगा ओवर स्पीडिंग, आपने देखा होगा ना, ट्रैफिक पुलिस आपके ओवर स्पीडिंग के चालान कर देती है, रडार कम्युनिकेशंस हैं, वो सब हमारे माइक्रोवेव्स के इस्तेमाल के इससे होता है। रेडियो वेव्स, हम सबको मालूम है, रेडियो वेव्स टेलीकम्युनिकेशन के लिए सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, हम लोग इन्फॉर्मेशन सिग्नल्स को लेते हैं यूजिंग रेडियो वेव्स ओनली, सबके यूजेस हमें मालूम है। दिस इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट इन अकॉर्डेंस विद इंक्रीजिंग वेवलेंथ, ऑफ कोर्स यहाँ लिख देता हूं मैं, दिस इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, और क्योंकि वेवलेंथ बढ़ रही है तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ है तो डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है, increasing wavelength or decreasing frequency. So this is an orderly arrangement of different electromagnetic waves based on increasing wavelength and decreasing frequency. अगर हम लोग बात करेंगे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है तो ऑफ कोर्स गामा रे, सबसे कम वेवलेंथ किसकी है तो ऑफ कोर्स गामा रे, बिकॉज उल्टा हो जाएगा ना। आप लोगों ने शायद सुना होगा वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसकी जो वेवलेंथ होती थी याद करो 4000 एंगस्ट्रॉम होती थी और इसकी होती थी 7000 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ है यार, ये वैल्यू याद रखने की होती है कि जो विजिबल स्पेक्ट्रा होता है वो विजिबल स्पेक्ट्रा की जो रेंज होती है, जो विजिबल स्पेक्ट्रा की जो रेंज है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम है, तो मैं वो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देख सकता हूं जो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है और वो विजिबल वाली होती है। सो वहां पे अगर आप एक बार पढ़ लें, लिखा था ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईएम रेडिएशंस और वेव्स अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। We can see only a small portion of electromagnetic spectrum which is known as visible spectrum, and this is because only wavelength of 4000 angstrom to 8000 angstrom constituted of visible spectrum can stimulate the sense of light. The spectrum has following types, गामा का जी कटा हुआ है उसे ठीक से लिख लेना, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट जिसको यूवी बोलते हैं, विजिबल, इंफ्रारेड जिसको हम लोग आईआर भी बोलते हैं, माइक्रो एंड रेडियो वेव्स। तो दिस इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ओनली, बस ये इतना आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में समझना है। उसके बाद पेज नंबर 13 पे अगर आप आ जाएं तो पेज नंबर 13 पे हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी रेंज और वेवलेंथ रेंज दे रखा है। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट, पेज नंबर 15 पे आ जा, मैं उल्टा शुरू करता हूं। उल्टा शुरू कर रहे हैं हम लोग, शुरू कर रहे हैं गामा से, मतलब अपनी बुकलेट में उल्टा शुरू कर रहे हैं, नाम पहले गामा का आ रहा है तो गामा की बात कर लेते हैं। पेज नंबर 12 से एक चीज याद कर लो, तुम्हें ना याद करनी है, वैल्यूज तुम्हें लर्न होनी चाहिए। देखते हैं कैसे, क्या बात कर रहा हूं। गामा रे, वहां पे लिखा हुआ है गामा रे कौन है, जिसकी वेवलेंथ जो है 10⁻⁻10 मीटर से लेके 10⁻⁻14 मीटर तक है। उसकी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो कहां से कहां होती है, 3 × 10⁸ हर्ट्ज, 18 हर्ट्ज से लेके 3 × 10⁻22 हर्ट्ज तक। यूजेस क्या है, वहां पे लिखा है यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यूज टू एग्जामिन थिक मटेरियल फॉर स्ट्रक्चर फ्लॉज, यूज फॉर द फूड प्रिजर्वेशन, यूज टू गेट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। एक्सरेज की बात करें तो एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो है 10 नैनोमीटर से 10⁻⁻4 नैनोमीटर तक। फ्रीक्वेंसी है 5 × 10⁻15 हर्ट्ज से 3 10⁻18 हर्ट्ज तक। यूजेस क्या है, वहां देखो लिखा है यूज इन द मेडिकल डायग्नोसिस, locating fracture in bones, foreign materials like bullets or coin in the body, used in the radiotherapy to cure skin diseases, cancer, used in the locating faults in the cracks in the finished materials। अगला आता है अल्ट्रावायलेट रेज, वेवलेंथ दे रखी है 400 नैनोमीटर से 60 नैनोमीटर, फ्रीक्वेंसी रेंज दे रखी है 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेके 5 × 10⁻15 हर्ट्ज तक। और वहां लिखा हुआ है कि सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रे, जो एक्चुअली जहां से आती है वो हमारे लिए सन है। यूजेस क्या है, यूज टू प्रिजर्व फूड स्टफ, मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर,
free from bacteria, used for sterilizing the surgical instruments, used in detecting invisible writings, forged documents and the fingerprints, used for the study of a structure of the molecule and used in the LASIK eye surgery. जो कैटरैक्ट का ऑपरेशन होता है ना, मोतियाबिंद जिसको हिंदी में बोलते हैं, तुम्हारे घर में दादी का हुआ होगा, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ मजाक में, बट हाँ, तो ये सब इनके यूजेस हैं। अगर आप एक ऑर्डर देखो अल्ट्रा वायलेट से लेके गामा तक, अल्ट्रा वायलेट का जो रेंज है फ्रीक्वेंसी का वो है 7.5 10⁻14 हर्ट्ज से लेके 5 10⁻15 हर्ट्ज का। एक्सरे का फ्रीक्वेंसी रेंज है 5 10⁻15 से 3 10⁻18 तक, तो जहां वो खत्म हो वहां से ये शुरू हुआ, और हमेशा हायर ऑर्डर लिखना है। जैसे कि अगर आपसे बोले कि 5 × 10⁻15 हर्ट्ज कौन सी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये कौन सी वेव है, तो उसका नाम एक्सरे बोलोगे, अल्ट्रा वायलेट नहीं बोलोगे। अब देखो एक्सरे खत्म हुआ 5 10⁻15 हर्ट्ज से 3 10⁻18 पे, देख गामा शुरू कहां से हुआ, गामा शुरू हुआ 3 10⁻18 से लेके 3 10⁻22। सिमिलर तरीके से आप विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियोस की सारी फ्रीक्वेंसीज याद करेंगे। रेडियो को मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, बिकॉज रेडियो वेव्स टेलीकम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, इसलिए आप देखेंगे तो रेडियो वेव्स को वेरी लो फ्रीक्वेंसी, पेज नंबर 13 पे सबसे नीचे जरा ध्यान से देखें, रेडियो वेव्स को वहां पे लिखा हुआ है यूजेस में, एक ही लाइन लिखी हुई है, यूज्ड इन दी कम्युनिकेशन पर्पसेस, दैट्स ऑल, बिकॉज ये होती कम्युनिकेशन के लिए। उसमें लिखा हुआ है वेरी लो फ्रीक्वेंसी VLF, फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 10 किलोहर्ट्ज टू 30 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं VLF। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो VLF की हैं। लो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 30 किलोहर्ट्ज टू 300 किलोहर्ट्ज, यूज इन द मराइन कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन, जो आप लोगों ने देखा होगा पानी के अंदर जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं उनसे, वो क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, पंडुपी, हाँ, यू गॉट माई पॉइंट, है ना। चलो पेज नंबर 14 पे लिखा है मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम 300 किलोहर्ट्ज टू 3000 किलोहर्ट्ज, यूज्ड फॉर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, AM ब्रॉडकास्टिंग, AM, FM, PM, आपने FM तो सुना होगा, ऐसा ही एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी होता है, AM भी होता है। देन हाई फ्रीक्वेंसी, देन वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, देन अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। जो मोबाइल फोन्स होते हैं, कई लोगों को तुमने सुना होगा कि मोबाइल की रेडिएशन बड़ी खतरनाक होती हैं, क्यों, बिकॉज वो होती हैं अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की, रेंज है 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 3000 मेगाहर्ट्ज तक, यूज्ड फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। मोबाइल फोन्स मेक यूज ऑफ UHF रेडियो वेव्स ओनली। सो दिस इज द कंटेंट यू नीड टू लर्न, तो आपको सारी याद करनी है। तो एक तो चीज ये बड़ी जरूरी है कि आपको हर वेव का फ्रीक्वेंसी रेंज, उसका वेवलेंथ रेंज और उसके यूजेस एकदम लर्न होने चाहिए, बिकॉज वो एग्जामिनर आपसे पूछेगा साहब ये वेव इसलिए इस्तेमाल होती है, बताइए कौन सी है। जैसे बोला कि साहब एक वेव है जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, कीमोथेरेपी में, बोल वो कौन है, वो बोलोगे साहब गामा है, कहते इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज बता दे, बता दूंगा, वेवलेंथ रेंज बता दूंगा। भाई अगर उससे पूछा कि कौन है, गामा है, वेवलेंथ रेंज 10⁻⁻10 मीटर से लेके 10⁻⁻14 मीटर तक, फ्रीक्वेंसी रेंज 3 10⁻18 हर्ट्ज से लेके 3 10⁻22 हर्ट्ज। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इसके अलावा मुझे जो लगता है एक चीज और इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी रेंज, वेव लेंथ रेंज और यूजेस के अलावा प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन टेक्निक्स, प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन टेक्निक्स कि साहब कमर्शियली जब इन वेव्स को प्रोड्यूस किया जाता है या डिटेक्ट किया जाता है तो कैसे वेव को प्रोड्यूस करना है और कैसे वेव को डिटेक्ट करना है, उसके लिए एनसीईआरटी का ये टेबल मैंने आपके पैकेजेस में दे रखा है, ये आपको याद करना है। जैसे कि पेज नंबर 16 पे आ जाएं अगर आप, तो वहां पे लिखा है रेडियो वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, बाय द रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरियल्स। अब सब एरियल्स क्या होते हैं बस छोड़ दे, मतलब यू नीड टू मेमोराइज दिस नाउ, बिकॉज आगे ऐसे बहुत सारे नाम आने वाले हैं। जैसे डिटेक्ट कैसे होते हैं, रिसीवर एरियल्स, एरियल्स का मतलब बेसिकली एंटीनाज होता है। अब माइक्रोवेव, माइक्रोवेव उसकी रेंज भी दे रखी है 0.1 मीटर टू 1 mm मिलीमीटर। लेकिन प्रोडक्शन टेक्निक क्या है, क्रिस्टॉन वॉल्व एंड मैगेडॉन वॉल्व क्या होती है, याद करना है बस।
समझना नहीं है, ये आप बस याद करेंगे। अब जैसे डिटेक्शन कैसे होते हैं, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड्स क्या होते हैं, याद करना है। इंफ्रारेड वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, डिटेक्शन कैसा होगा इंफ्रारेड का, थर्मोपाइल्स, बॉलोमीटर, इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म। तो मैं कह रहा हूं सिर्फ याद करना है। अभी तक जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पढ़ा है ना, समझाया, आपके दिमाग में डाला, अभी कह रहा हूं क्या कर ले, याद कर ले। तो यू नीड टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। तो ये 4 चीजें आपको हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की याद रखनी है, और अगर ये याद हो जाती हैं, दैट्स इट, यही आपके इस साल के सिलेबस में है। बिकॉज जो लास्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ाया क्लास का, उसमें से सिलेबस में नहीं है। जो मेन कंटेंट इस साल के सिलेबस में है वो ये है। इन सबकी फ्रीक्वेंसी रेंज याद करना, वेवलेंथ रेंज याद करना, यूजेस याद करना, प्रोडक्शन डिटेक्शन टेक्निक्स याद करना, ये मेन सिलेबस है। बिकॉज वो वाला पार्ट डिस्प्लेसमेंट करंट मैक्सवेल वो सब काट दिया है। अब उन्होंने मैक्सवेल काटा कि नहीं काटा पता नहीं, उन्होंने डिस्प्लेसमेंट काट दिया। जब डिस्प्लेसमेंट काट दिया तो मैक्सवेल कैसे समझ में आएगा, इसलिए मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ाया, मैक्सवेल भी पूरा पढ़ाया। और होप वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिजिक्स की कॉन्सेप्चुअल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो बस मैं चाहूंगा इस पे तो याद करो यार, इसे तो याद करना है, इस पे तो जोर लगाओ कि ये याद ही करना है पूरा। शुरू करता हूं मैं क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आ रहा है पेज नंबर 17 पे। सवाल शुरू करते हैं, पेज नंबर 17 निकाल ले। सो पेज नंबर 17 पे एक टेबल बनाई हुई है। उस टेबल में वेवलेंथ रेंज दे रखी है, सीरियल नंबर दे रखा है, यहां पे 4 वेव दे रखी है। 1 mm से 700 nm, 400 nm से 1 nm, nm का मतलब नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर, और लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर। हमसे सवाल किया गया है, सेलेक्ट द वेवलेंथ रेंज एंड नेम EM वेव दैट आर वाइडली यूज्ड इन रिमोट स्विचेस इन दी हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। भाई ये रिमोट की बात कर रहा है, अभी तो बताया तुम्हें एग्जाम्पल। रिमोट के ऊपर इंफ्रारेड LEDs लगी होती हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा भी तो आपको दिखाई तो देगा नहीं, लेकिन फिर भी शायद दिख जाए। ये जो लगी होती है इंफ्रारेड LED लगी होती है। इंफ्रारेड LED में से इंफ्रारेड रेज तो निकलेंगी। अब बस ये ढूंढना था कि इंफ्रारेड रेज की वेवलेंथ रेंज क्या है। आपके साइड वाले टेबल पे लिखा हुआ है 1 मिलीमीटर टू 700 मिलीमीटर, यानी पहले का आंसर ये है, आंसर 1 ये है। दूसरा पूछा गया है प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन। आपको याद होगा न्यूक्लियर रिएक्शन जब भी होती हैं, कभी किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का तुमने नाम सुना होगा जरूर, यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, प्रोटोटेनियम, ये बड़े अजीब से नाम रखे जाते हैं। तो इनमें से जब भी न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो उसमें अल्फा, बीटा, गामा रेज निकलती है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में से तो ऑफ कोर्स गामा रेज निकलेंगी, और गामा रेज के लिए आंसर क्या होगा, ये। तो आंसर 2 ये है। तो लिखोगे कैसे, सीधा सीधा आंसर लिख दोगे ना यार। ऑप्शन पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा इंफ्रारेड रेडिएशन, और उसका वेवलेंथ रह जाएगा 1 mm से 700 nm। दूसरे का आंसर है गामा रेज, और उनकी जो वेवलेंथ है हो जाएगी 10⁻³ नैनोमीटर से लेस देन। नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए जी, पेज नंबर 18 पे सवाल दिया गया है, आइडेंटिफाइंग द फॉलोइंग EM रेडिएशन एज पर द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी गिवन बिलो। तो रेंडमली दे रखी है, जैसे 10⁻³ नैनोमीटर है, तो ये कौन है, ये है गामा रेज। ऐसे लिखना चाहता है ऐसा लिख ले, पूरा गामा लिखना चाहता है तो गामा रेज पूरा लिख ले। B 10⁻11 हर्ट्ज, ये है इंफ्रारेड रेज।
अगला है 1 नैनोमीटर एक्स रेज, अगला है 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज माइक्रोवेव्स। ये मेरे आंसर हैं चार। चलिए जी आगे चलते हैं। अगला सवाल पूछा गया है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज सुटेबल फॉर। पहला रडार सिस्टम, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में मैंने बताया था आप लोगों को कौन सी होती थी, माइक्रोवेव्स। तो पहले का आंसर क्या आएगा, माइक्रोवेव्स। एडजेसेंट टू द लो फ्रीक्वेंसी, अरे याद कर सबसे हाई फ्रीक्वेंसी गामा की, सबसे लो रेडियो वेव्स की। तो दूसरे का आंसर क्या आएगा, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, अभी भी तो किया, रिपीट क्वेश्चन है, कौन सी है, गामा रेज। रेज बोल दे, गामा वेव्स बोल दे, एक ही बात है। चौथा, प्रोड्यूस्ड बाय बम्बार्डिंग अ मेटल टारगेट ऑन अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन। अगर आप देखो तो ये बन जाती हैं एक्स रेज, टेबल पे से देख के निकाल दी मैंने, एक्स रेज। याद करने के तरीके हैं, चौथे वाले को स्टार लगा लेना, बिकॉज वहां पे प्रोडक्शन के टेबल में ये नहीं लिखा हुआ है, तो ये आप लोगों को याद करना है। पेज नंबर 18 पे एक सवाल और है, बड़ा सिंपल सा सवाल है, और ये हम लोग आगे जाके ऑप्टिक्स में भी पढ़ेंगे। देखिए, हाउ डज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बीम ऑफ यूवी लाइट चेंज व्हेन इट गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास। व्हेन एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैं बोल रहा हूं किसी की भी बात कर रहा हूं, व्हेन एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देयर इज अ नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, स्पीड बदलती है, वेवलेंथ बदलती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो मैं जनरलाइज लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं व्हेन एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, व्हेन एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव travels from one medium to another, travels from one medium to another, then there is no change in frequency, there is no change in frequency, however wavelength and speed changes। वेवलेंथ और स्पीड चेंज होगा, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। तो एक आंसर है, याद कर ले। पेज नंबर 19 पे आ जा, पेज नंबर 19। चलिए जी, तो पेज नंबर 19 से सवाल किया गया है, स्पेशल डिवाइसेस लाइक क्रिस्टॉन वॉल्व और मैगेटॉन वॉल्व आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव्स, नेम द ईएम वेव्स, ऑल्सो राइट इट्स एप्लीकेशन। तो आंसर पता कौन है, माइक्रोवेव्स आर प्रोड्यूस्ड। क्रिस्टॉन वॉल्व और मैगेटॉन वॉल्व से माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस होती हैं। यूजेस क्या है, यूज्ड इन रडार कम्युनिकेशन। सबसे पहले ओवन वाला मत लिख देना नाम, रडार कम्युनिकेशन लिखना, यूज इन रडार कम्युनिकेशन, या यूज्ड फॉर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर रिसर्च, और एयरक्राफ्ट नेविगेशन एंड एटसेट्रा। तो ये अपने आप लिखने वाले पॉइंट्स है, आप अपने आप लिख सकते हैं। मैं आगे चल रहा हूं, आगे चलिए। तो आगे सवाल उठता है जी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो गई,
फ्रीक्वेंसी याद कर ली, वेवलेंथ याद कर ली, यूजेस याद कर लिए, डिटेक्ट कैसे करना है ये बता दिया, प्रोड्यूस कैसे करना है ये बता दिया। कहता है ट्रांसमिट कैसे करूं, प्रोड्यूस तो कर लिया, अब एक रेडियो वेव को भेजना है या गामा रे को भेजना है या किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भेजना है, कैसे भेजूं? तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो पढ़ा रहा हूं रेडियो वेव्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है। अब रेडियो वेव्स में भी अलग अलग वेव्स होती हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक है एनसीईआरटी में, तो इसलिए मैंने इसको यहां पे इस्तेमाल करा है। मैं कह रहा हूं कैसे ट्रांसमिशन होता है, तो एंटीना के थ्रू ट्रांसमिशन होता है। मान लीजिए अर्थ है और यहां पे एक एंटीना लगा हुआ है, जैसे एंटीना पीतमपुरा रोहिणी के एक एरिया में लगा हुआ है, आपने देखा होगा कभी। तो एक एंटीना है ये सिग्नल्स को स्प्रेड कर रहा है। एंटीना की ना सबसे बड़ी कमजोरी या कमी मान लीजिए वो ये होती है कि एंटीना के सामने अगर कोई रिसीवर खड़ा है ना तो वो उसको सिग्नल दे देगा, पीछे खड़ा है ना कि मैं देख नहीं सकता, ऑब्स्टिकल है, तो सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होगा। लाइन ऑफ साइट, तुमने पहले भी सुना है मेरे मुंह से, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है ये, एलओएस बोलता हूं मैं इसको। अगर मान लीजिए यहां से भेजा जाए और ये अर्थ का कर्वेचर है तो सिर्फ यहीं तक ले सकता है, जो आदमी यहां पे खड़ा है वो इससे सिग्नल रिसीव नहीं कर सकता। सिमिलरली यहां से अगर कोई यहां खड़ा है या कोई रिसीवर यहां है तो एंटीना उसको सिग्नल ट्रांसमिट कर सकता है। सो मैं बोल सकता हूं कि इस एंटीना से लेके यहां तक ये इसकी जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ दैट एंटीना। बिकॉज अर्थ का कर्वेचर ऐसा है बेटे, इस तरीके से है। तो अगर मैं बोलूं कि साहब क्या हमारा यहां सिग्नल पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा। एलओएस पे काम करता है एंटीना कम्युनिकेशन, सीधा सिर्फ यहीं तक आ सकता है, सीधा सिर्फ यहीं तक आ सकता है। तो हमने कहा साहब ये क्या है, डी क्या है, डी है रेंज ऑफ एंटीना, ये रेंज है एंटीना की। तो कितनी हाइट का एंटीना है, मान लीजिए h हाइट का एंटीना है यहां से यहां, और अगर मैं ये सेंटर ऑफ अर्थ मान लूं तो यहां से यहां ये रेडियस ऑफ अर्थ r हो जाएगा। अगर आप देखें ध्यान से तो ये परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, बिकॉज ये भी r है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से r स्क्वायर प्लस r प्लस h का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, बिकॉज ये हाइट बड़ी छोटी होती है तो ये वाला जो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है वो d के बराबर ही होगा, इक्वल्स टू डी स्क्वायर। सो ये जो इक्वेशन है मैंने इस बोर्ड पे आपको दिखा रहा हूं, आपको समझ में आ रही होगी। मैं दोबारा से बोल देता हूं, पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में लग रही है, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं इस पे ट्रायंगल पे लग रही है। इस ट्रायंगल में क्योंकि ये हाइट प्रैक्टिकली बहुत छोटी होती है, 150-200 मीटर से ऊंचा एंटीना नहीं होता है, तो ये हाइट बड़ी छोटी होती है, डिस्टेंस किलोमीटर्स में होता है। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बराबर ही होता है। सो अगर मैं इसका नाम दे दूं, जैसे कि आपकी बुकलेट में दे रखा है, यहां नाम दे रखा है एस, ये दे रखा है क्यू, ये दे रखा है ओ, और ये दे रखा है पता नहीं क्या दे रखा, पी दे रखा है शायद, लेट्स सी। तो एस क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एस ओ स्क्वायर प्लस ओ क्यू ओ स्क्वायर। अब क्योंकि एस क्यू और एस पी बराबर बराबर ही हैं, इसलिए एस क्यू स्क्वायर की जगह लिख लिया हमने डी स्क्वायर, और एस ओ की जगह क्या आ गया आर स्क्वायर, और ओ क्यू की जगह कितना आ गया आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। थोड़ा सा सॉल्व कर लिया इसको तो ये आ जाता है कितना, ये आ जाता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2RH इक्वल्स टू डी स्क्वायर। कुछ गड़बड़ है, पाइथागोरस थ्योरम गलत लगा दी, हाँ गलत लग गया ना, आई एम सॉरी, ठीक करो रे, क्या गड़बड़ करा ये गलत हो गया ना, ये पाइथागोरस क्या पाप कर दिया मैंने। ये भाई ये हाइपोटेन्यूस है ना, तो r प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर किसके बराबर, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। गलती हो गया था, ठीक कर लिया मैंने। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2RH इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बिकॉज मैंने बोला हाइट ऑफ द एंटीना कंपेरेटिव टू रेडियस ऑफ अर्थ बहुत छोटा होता है, सो आई एम नेग्लेक्टिंग एच स्क्वायर, सो डी स्क्वायर इक्वल्स टू 2RH आ गया। दैट बिकम्स की जो रेंज है एंटीना की, दैट बिकम्स 2RH। दिस इज अ फॉर्मूला, यू नीड टू अंडरस्टैंड ओनली कि सब एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, सब फॉर्मूला याद कर लेना। अगर इमेजिन करें कि ये कोई एंटीना है और यहाँ पे रेंज डी है, यहाँ डी है, यहाँ डी है, तो कितना एरिया ये कवर कर लेगा, दैट विल बी द एरिया। तो एरिया कवर्ड विल बी इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर, दैट बिकम्स पाई इंटू
2RH. This is the area that an antenna can cover. इसमें एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ है पेज नंबर 21 पे, वहाँ पे जरा एक बार पढ़ लो फटाफट क्या लिखा है क्वेश्चन में. क्वेश्चन लिखा है टीवी टावर हैज अ हाइट ऑफ, एच दे रखा कितना 400 मीटर. कैलकुलेट द कवरेज रेंज, यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें डी ही निकालना है. द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, यानी 6.4 × 10³ मीटर. सो रेंज का जो फॉर्मूला है वो है √2RH. सो √2 R की वैल्यू 6.4 × 10³ और H की वैल्यू 400. सॉल्व कर लोगे मीटर में मेरा आंसर आ जाएगा. यहां तक ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया है. आप कुछ शीट्स निकाल लीजिए, मुझे कुछ क्वेश्चंस आपको. हाँ जी बच्चों, तो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने अभी बोर्ड पे लिख दिए, एक एक करके पढ़ लेते हैं. सवाल 8.5 कहता है रेडियो कैन ट्यून एनी स्टेशन ऑफ in the 7.5 megahertz to 12 megahertz band. What is the corresponding wavelength band? जनरली हमें भी ना फ्रीक्वेंसी बैंड ही दे रखा है. जैसे आपको याद होगा, आपका जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बैंड एफएम बैंड जो आप लोग रेडियो पे सुनते हो, वो 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज तक उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है. मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये मेरी फ्रीक्वेंसी न्यू 1 है, ये मेरी फ्रीक्वेंसी न्यू 2 है. वेवलेंथ रेंज हमें निकालनी है. हमें मालूम है कि वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है C/न्यू. तो मेरे लिए वेवलेंथ λ1 का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा C/न्यू1. C का वैल्यू 3 × 10⁸. फ्रीक्वेंसी जो है न्यू1 है 7.5 × 10⁶. 6 कैसे हो गया, बिकॉज ये मेगाहर्ट्ज है. सॉल्व करेंगे, वेवलेंथ की वैल्यू आ गई यहां से 40 मीटर. दूसरी वेवलेंथ निकाली, ये आ गया C/न्यू2, यानी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी आ गई 12 मेगाहर्ट्ज 10 to the power 6. ये निकल कर आया 25 मीटर, यानी कि वेवलेंथ बैंड जो निकल कर आ रहा है यहाँ पे, बिकॉज जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बैंड दे रखा है 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज, वेवलेंथ बैंड हो गया 40 मीटर से 25 मीटर. क्वेश्चन नंबर 8.5. अगला सवाल जो हमें यहां दिया हुआ है वो पूछा गया है कि ए चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 to the power 9 हर्ट्ज. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेटर. सबसे पहले तो ये समझिए कि जब कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो मैक्सवेल कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा. क्यों? बिकॉज एक रुका हुआ चार्ज, स्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था. जबकि अगर चार्ज मूव में आया, मोशन में आया, वो मूव करने लगा तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगा. इसका मतलब हमारे ऑसिलेटिंग चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, वहां ईएम वेव है. और बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है, मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स कॉन्सेप्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ EM wave produced is equal to frequency with which particle is oscillating. That is 10 to the power 9 hertz. तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, 10 to the power 9 हर्ट्ज होगी. चलिए नोट कर लीजिएगा. अगला सवाल ले रहा हूं, एनसीईआरटी 8.3. सवाल बोल रहा है कि व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज सेम फॉर एक्सरे, जिसकी वेवलेंथ ये है, रेड लाइट जिसकी वेवलेंथ दे रखी है 6800 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 7000 एंगस्ट्रॉम लिख लेते हैं ना, और रेडियो वेव्स ऑफ 500 नैनोमीटर. अब तीनों जो भी दे रखी हैं यहां पे, एक्सरे, रेड लाइट यानी विजिबल लाइट है ना, एंड रेडियो वेव्स, ये तीनों क्या हैं, ऑल 3 आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये तीनों की तीनों कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है. देयरफॉर देयर स्पीड इज सेम, बिकॉज every electromagnetic wave
moves with a speed which is 3 10 to the power 8 meter per second. So what is same in all three? That is the speed of electromagnetic wave is same. सबकी फ्रीक्वेंसी अलग, सबकी वेवलेंथ अलग, प्रोडक्शन डिटेक्शन टेक्निक अलग, यूजेस अलग, तीनों कौन है? तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम है? फिजिकल क्वांटिटी का नाम आ गया स्पीड सेम है। चलिए जी, आखिरी सवाल लिखा हुआ है, बी नॉट इज 510 नैनो टेस्ला, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना होगा? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, एम्पलीट्यूड जो कहलाता है वो पीक वैल्यू होता है। सबको मालूम है ई नॉट का फॉर्मूला होगा बी नॉट इंटू सी। सिंपल है भाई, ई नॉट बाय बी नॉट सी के बराबर था, तो ई नॉट का वैल्यू कितना होगा? बी नॉट बाय सी। बी नॉट का वैल्यू है 510 नैनो 10 टू द पावर माइनस 9, और बिकॉज नैनो था 10 टू द माइनस 9 टेस्ला हो गया, और सी है 3 10 टू द पावर 8। तो सॉल्व करके आ जाता है 153 न्यूटन पर कूलम। This is my final answer. Please note it down carefully. हाँ जी बच्चों, तो लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 8.15, सारे बिकॉज थ्योरेटिकल हैं तो क्वेश्चन विद आंसर मैंने सारे लिख दिए हैं, डिस्कस करना रह गया। शुरू करते हैं। पहला सवाल लिखा है, लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट। लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट का मतलब है जो दूर तक सिग्नल भेजते हैं। यूज शॉर्ट वेव बैंड्स। शॉर्ट वेव बैंड्स का मतलब होता है जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, लो फ्रीक्वेंसी। दे यूज शॉर्ट वेव बैंड। ऐसा क्या है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ की सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर होता है, उसका एक पोर्शन होता है जिसका नाम होता है आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर को आइनोस्फेयर इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर इज फुल ऑफ आइंस। इसमें बहुत सारे आइंस होते हैं। तो मैं अर्थ की सरफेस से एक सिग्नल को भेजता हूं आइनोस्फेयर के पास, और वो यहां से रिफ्लेक्ट करके बैक हो जाता है, जैसे टीएआर में होता था ना, सिग्नल गया और वापस आ गया। तो क्योंकि हमारे शॉर्ट वेव बैंड्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसीलिए वो आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती, ये आइनोस्फेयर को पेनिट्रेट करके ऊपर निकल जाते, फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन करना पड़ता, सैटेलाइट रिसीव करती, फिर सैटेलाइट भेजती। तो सवाल हमारा ये था कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए शॉर्ट वेव बैंड क्यों इस्तेमाल करते हो? बिकॉज शॉर्ट वेव बैंड मतलब लो फ्रीक्वेंसी एंड दे कैन बी इजीली रिफ्लेक्टेड बाय आइनोस्फेयर। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट कहता है कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू यूज सैटेलाइट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टीवी ट्रांसमिशन। अब सेम बात चल रही है, आइनोस्फेयर की बात ही चल रही है, लेकिन क्योंकि टीवी सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है, और बिकॉज फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, दे आर नॉट प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड बाय आइनोस्फेयर, और जब वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा तो वो पेनिट्रेट करके आगे निकल जाएगा, फिर सैटेलाइट उसको पकड़ेगी और फिर भेजेगी, तो वहां पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन चाहिए। दो पार्ट्स हमारे हो गए। तीसरा पार्ट है ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप। ऑप्टिकल का मतलब होता है वो जिसके अंदर लाइट इस्तेमाल होती है, रेडियो टेलीस्कोप्स होते हैं वो जिनके अंदर रेडियो वेव्स इस्तेमाल होती हैं। दे आर बिल्ड ऑन अ ग्राउंड बट एक्सरेज एस्ट्रोनॉमी, यानी कि एक्सरे के भी टेलीस्कोप बनाए जाते हैं, दे आर पॉसिबल ओनली फ्रॉम सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अर्थ। हमारा जो अर्थ पे हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, अर्थ से हम टेलीस्कोप पे देखते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनमें हम रेडियो सिग्नल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें हम ऑप्टिकल रेज का, लाइट का तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं। लेकिन जो ऊपर सैटेलाइट के पास जो टेलीस्कोप्स हैं वो सिर्फ एक्सरे टेलीस्कोप्स है। ऐसा क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेयर विजिबल लाइट, वो रेडियो वेव्स ये एब्जॉर्ब कर सकता, ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, एक्सरे एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी पे बात करिए, देखो यहां लिखा है एज एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्स एक्सरे while visible and radio waves can penetrate it। इसका मतलब अगर हम लोग अर्थ पे हैं तो हम लोग विजिबल और रेडियो वेव्स वाले टेलीस्कोप का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर मैं एटमॉस्फेयर, बिकॉज मुझे देखना टेलीस्कोप से बाहर एस्ट्रोनॉमी, मुझे देखने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जो कि दूर हैं, अगर मैं एक्सरे टेलीस्कोप लगा के देखूंगा तो वो मेरी एक्सरेज जो जा रही हैं किसी प्लैनेट को, किसी स्टार को देखने के लिए, वो मेरे आसपास के एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्ब हो जाएंगी।
तो एक्सरे टेलीस्कोप का कोई फायदा ही नहीं होगा। अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि जो स्मॉल ओजोन लेयर है ऑन द टॉप ऑफ अ स्ट्रेटोस्फेयर इज क्रूशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। क्यों जरूरी है ओजोन लेयर? क्योंकि ओजोन लेयर में होता क्या है कि हमारी जो भी इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं एटमॉस्फेयर की, बिकॉज सन से लाइट पड़ती है, हमारी धरती गर्म हो जाती है, वो रेडिएट बैक करती है, और रेडिएट बैक करने की वजह से जो ओजोन लेयर है वो एक एनवेलप की तरह काम करता है, और सारी की सारी जो हीट है हमारी अर्थ पे रह जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो क्या होगा? ओजोन लेयर नहीं होगी तो वो एटमॉस्फेयर से हीट बाहर चली जाएगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ये तो मेरा एक पॉइंट है कहने का, मैं इसको ऐसे समझा रहा हूं, बट यहां अलग तरीके से लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है इफ अर्थ इट ऑब्जर्व्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन एंड प्रिवेंट इट रीचिंग टू दी अर्थ सेव्स लाइफ। बिकॉज आपको मालूम होगा, शायद आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था, अल्ट्रावायलेट रेज जब भी स्किन पे पड़ती है दैट मे लीड टू द स्किन कैंसर। मैंने जो बताया वो मेरी अपना एक्सप्लेनेशन था, ये एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी की है, इसमें मैं कह रहा हूं यही लिखेंगे कि सब ओजोन लेयर ना हो तो क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, प्रिवेंट करता है अर्थ तक ना पहुंचे और जिंदगियों को बचाता है, यानी कि कैंसर नहीं होने देता। ठीक है जी। अगला जो सवाल आ रहा है वो लगा है इफ अर्थ डिड नॉट हैव एटमॉस्फेयर वुड इट सरफेस टेम्परेचर विल बी हायर और लोअर। बताया तो अभी कि जब हमारे सन से रेडिएशन हमारी सरफेस पे आती है, अर्थ गर्म हो जाती है, वो रेडिएट करना शुरू कर देती है। अगर मान लीजिए एटमॉस्फेयर है तो वो रेडिएशंस जाएंगी और वापस रिफ्लेक्ट करके आ जाएंगी, बिकॉज दैट ओजोन लेयर विल एक्ट एज एन एनवलप अराउंड अर्थ। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, हमारे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अगर हमारा ये जो ओजोन लेयर वाला एनवलप है ही नहीं तो वहां ठंड हो जाएगी, वो ठंडा हो जाएगा। वही आंसर लिखा है द टेम्परेचर ऑफ अर्थ वुड बी लोअर बिकॉज द ग्रीन हाउस इफेक्ट वुड बी एब्सेंट। मैंने बहुत छोटे छोटे शब्दों में बहुत छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन लिखी है, और यही तरीका है एग्जाम में लिख के आने का भी। लास्ट पार्ट इसका आता है, कहता है सम साइंटिस्ट प्रेडिक्ट दैट ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर, मतलब जो न्यूक्लियर वॉर की बात होती रहती है, साहब चाइना कर देगा, ये कर देगा ना, न्यूक्लियर वेपन्स हैं सबके पास। तो वो कहता है साइंटिस्ट प्रेडिक्टेड दैट ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर, की हर जगह अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाए फॉलोड बाय न्यूक्लियर विंटर्स, तो उसके बाद न्यूक्लियर विंटर्स हो जाएंगे ना। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर विंटर्स हो जाएंगी? आगे लिखा है विद अ डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ अर्थ, व्हाट माइट बी द बेसिस ऑफ दिस प्रिडिक्शन। है क्या? देखो न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से ना, जब न्यूक्लियर कोई वॉर हो गई तो बहुत ज्यादा स्मोक, बहुत ज्यादा धुआं इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे स्मोकी क्लाउड्स इकट्ठे हो जाएंगे अर्थ के आसपास, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, जिसकी वजह से जो सन से जो रेडिएशंस आती हैं, जो कि हमें इंफ्रारेड रेडिएशंस भी चाहिए, हमें हीट भी तो चाहिए अर्थ से, तो वो आ नहीं पाएंगी, बिकॉज हर तरफ धुएं का क्लाउड बन जाएगा। धुएं का क्लाउड बनने की वजह से जो सन से रेडिएशंस आ रही थी वो नहीं आ पाएंगी, तो हर जगह ठंड होना शुरू हो जाएगी। मैंने वही आंसर लिखा है द क्लाउड्स प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियर वॉर perhaps covers sustainable parts of the sky, preventing solar radiation from reaching and many parts of the globe. This would cause a winter. तो न्यूक्लियर विंटर आ सकती हैं। ठीक है जी। तो ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, एग्जाम में आता रहता है, तो आप प्लीज इसको क्वेश्चन के साथ इसको नोट कर लीजिए। यहां तक हमारा ईएमएफ था, ये मेरा ईएमएफ खत्म हो गया। अगली क्लास में मिलते हैं अगले लेक्चर्स के साथ, ऑप्टिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।